गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 7 जन आंदोलन का उदय पढ़ रहे थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो भारतीय किसान यूनियन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने पैंथर्स जो दलित पैंथर्स थे जो दल था उसके बारे में पढ़ा था, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। भारतीय किसान यूनियन क्या थी इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे, तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, भारतीय किसान यूनियन किसानों का एक मजबूत संगठन माना जाता है। सन 1988 में मेरठ में लगभग 20,000 किसान इकट्ठा हुए थे। ये लोग बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। इन्होंने 3 हफ्ते तक जिले के कार्यालय पर धरना दिया, जिसके बाद इनकी मांगें मान ली गई। यह आंदोलन बड़ा अनुशासित था। इन आंदोलनों को नज़दीक के गांव से खाना पीना मिलता रहा। यह धरना ग्रामीण शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। धरने पर बैठे सदस्य भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का एक संगठन है। इस यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर लगी रोक हटाने, किसानों के कर्जे माफ करने और निरंतर बिजली आपूर्ति करने और किसानों के लिए पेंशन की मांगे की थी। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन इस तरह का जो संगठन था, जो 70 के दशक में भारतीय समाज में कई तरह के असंतोष पैदा हुए। यहाँ तक कि समाज के जिन तबकों को विकास प्रक्रिया में कुछ लाभ हुआ था, उनमें भी सरकार और राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी थी। 80 के दशक का कृषक संघर्ष इसका एक उदाहरण है, जब अपेक्षाकृत धनी किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था। इसका उदय कैसे हुआ? देखिए, 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान इकट्ठा हुए। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। किसान और जिले के जो दफ्तर के सामने 3 हफ्ते तक डेरा डाले रहे। इसके बाद इनकी मांग मान ली गई। किसानों का यह बड़ा ही एक अनुशासित धरना था, अर्थात इसमें कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। और जिस दिन से धरने पर बैठे थे उस दिन से आसपास के गांवों से उनको जो है खाने की व्यवस्था की गई। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति का केंद्र माना गया और एक बड़ा प्रदर्शन भी इसको कहा गया। धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन, जिसको BKU कहते हैं, के सदस्य थे। BKU पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। ये 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में एक था। तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा था कि सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो 1960 के दशक के अंतिम सालों में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया था। और इस तरह से देखिए, इसके बाद सालों से इन इलाकों में गेहूं और गन्ने के मुख्य नकदी फसल बने। 1980 के दशक में के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस क्रम में नकदी फसल के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों में राज्य आवाजाही पर लगी पाबंदी हटाने, समुचित दर पर गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की। ऐसी मांग देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम करार दिया। आपने तीसरे अध्याय में यह पढ़ चुके हैं कि भारत में अपनाए गए विकास के मॉडल से जुड़े विवादों में कृषि बनाम उद्योग का विवाद मुख्य था। यही विवाद 80 के दशक में एक बार फिर उठा, जब उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के कारण कृषि के क्षेत्र में खतरे मंडराने लगे। अब इसकी विशेषताएं देखिए क्या थे। किसान जो
भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए गए जो अभियान की विशेषताएं देखिए। सरकार पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने के क्रम में भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का सहारा लिया। इन कार्रवाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों के गांव के हजार जो किसानों ने भाग लिया। पूरे 80 के दशक पर बीकेयू ने राज्य के अनेक जिलों मुख्यालयों पर किसानों की विशाल रैली आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी भारतीय किसान यूनियन ने रैली का आयोजन किया। इस लामबंदी का एक नया पक्ष यह था कि इसमें किसानों के जातिगत सुझाव का इस्तेमाल किया गया था। बीकेयू के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इस संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसलों पर एकजुट करने के लिए जातीय पंचायत की परंपरा संस्था का उपयोग किया। किसी औपचारिक संगठित ढांचे के अभाव के बावजूद बीकेयू अपने को लंबे समय तक कायम रख सका, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था। बीकेयू के लिए धनराशि और संस्थान इन्हें संपर्क तंत्रों से जुड़ाए जाते थे और इन सारे बीकेयू की गतिविधियां भी संचालित होती थी। 1980 के दशक के शुरुआती सालों तक बीकेयू ने अपने सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा। यह अपने सदस्यों के संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को लेकर अपने कुछ मांगे मनवाने में सफलता पाई। अब देखिए, बीकेयू कृषि के डब्ल्यूटीओ से बाहर रखे सरकार। मैसूर 15 फरवरी भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे में से बाहर रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो देश को इसके सामाजिक आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह डीकेत और इसके अंतर्राष्ट्रीय समायोजित समिति के संयोजक एम युद्धवीर सिंह ने आज एक प्रेस सम्मेलन में चेताया कि अगर भारत विश्व व्यापार संगठन के कायदे कानूनों को मान लेता है तो यह उसके लिए खतरनाक होगा। विश्व व्यापार संगठन की अगली दौर की बैठक नवंबर में हांगकांग में होने वाली है। नेताओं ने कहा कि सरकार पर दबाव डालने के लिए आगामी 17 मार्च को नई दिल्ली में रैली निकाली जाएगी ताकि सरकार खेती से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के कानूनों के आगे घुटने न टेके। रैली में देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 5 लाख किसान आने की उम्मीद है। रैली के बाद बीकेयू पूरे देश में विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। कहता है इस संगठन ने राज्य में मौजूद अन्य किसान संगठनों के साथ लेकर अपने कुछ मांगे मनवाने में सफलता पाई। इस अर्थ में किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोल भाव की क्षमता का हाथ था। ये आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत बीकेयू जैसे संगठनों के सदस्य बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे। बीकेयू के समान राज्यों के अन्य किसान संगठन ने अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिसका क्षेत्र चुनाव राजनीति में रसूख था। महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रेत संगठन ऐसे किसानों का जीवंत उदाहरण है। अब देखिए, ये जो तस्वीर दिखाई गई है, क्या आप जानते हैं कि मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटीय इलाकों देसी मछुआरा समुदाय के हजारों परिवार मछली मारने का जो है धंधा करते हैं। सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम डाउनलिंग जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी तो मछुआरों के जीवन और आजीविका के आगे संकट आ खड़ा हो। पूरे 70 और 80 के दशक में दोनों मछुआरों के स्थानीय स्तर के संगठन अपनी आजीविका के मसले पर राज्य सरकार से लड़ते रहे। क्योंकि मत्स्य आखेट राज्य सूची का विषय है, इसलिए मछुआरों ज़्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर ही लामबंद हुए। 1980 के दशक में मध्यवर्ती वर्ष
वर्षों में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई तो बाध्य होकर मछुआरों ने स्थानीय संगठनों ने अपने एक राष्ट्रीय मंच बनाया जिसका नाम था नेशनल फिश वर्कर फोरम, जिसको NFF कहा जाता है। केरल के मछुआरों ने अपने हम पेशा साथियों से लाम इकट्ठा करते हुए मुख्य जिम्मेदारी संभाली। इसके अंतर्गत दूसरे राज्यों के हमेशा हम पेशा महिलाओं को भी अपने साथ लामबंद करने का जिम्मा शामिल था। नेशनल फिश वर्क फोरम ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी और इसे उसे सफलता मिली। इस क्रम में इसके कामकाज ने एक ठोस रूप भी ग्रहण किया। NFF की यह लड़ाई सरकार की एक खास नीति के खिलाफ थी। केंद्र सरकार की इस नीति के अंतर्गत व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाज़त दी गई। इस नीति के कारण अब बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए इस क्षेत्र में के दरवाजे खुल गए थे। पूरे 1990 के दशक में NFF ने केंद्र सरकार के साथ अनेक कानूनी लड़ाई लड़ी और सार्वजनिक संघर्ष किया। इस मंच ने उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास किए जो अपने जीवन यापन के लिए मछली मारने के पैसे जुड़े हुए थे, न कि उनके जो इन क्षेत्र से महज लाभ के लिए निवेश करते थे। सन 2002 में जुलाई में NFF ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल का यह आह्वान विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में किया गया। NFF ने पारिस्थितिकी रक्षा और मछुआरों के जीवन बचाने के लिए विश्व भर में सर्व धर्म संगठनों के साथ हाथ मिलाए। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। कल इससे आगे जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।